हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए हमारे टीम यानी सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके लिए जो SSC GD की जो आपके सामने सीरीज चलाई हुई है, ठीक है। तो उसमें आपको SSC GD के लिए विशेष एक क्लास चलाई जा रही है, जिसमें आपको SSC GD में पूछे जाने वाले 4 पोर्शन क्या क्या है, हिंदी है, मैथ है, जीएस है और रीजनिंग है, ठीक है। हाँ, इसके लिए कुछ अलग मतलब अगर जिसको हिंदी नहीं लेना हो, इंग्लिश अगर चॉइस करता है, उसके लिए शाम को इंग्लिश की भी क्लास चलाई जा रही है, ठीक है। तो अगर हम जीएस की बात करें, इसके जीएस की बात करें तो जीएस को हम सुबह 6 बजे डेली लेकर आपके सामने आते हैं। और अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग सुबह 7 बजे आपके सामने योगेश सर के द्वारा लाया जाता है। और इसके जस्ट बादानी मैथ सुबह 8 बजे इसके द्वारा दीपक सर के द्वारा कराया जाता है। और हिंदी की बात करें, हिंदी सुबह 9 बजे जो कि आपके जयशंकर सर के द्वारा कराया जाता है। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश चैप्टर वाइज आपको शाम 7 बजे ही क्लास मतलब मिलती है। और मैथ चैप्टर वाइज आपके सामने जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। और ये आने से पहले से मतलब जब लेकर आया जाएगा तो इसे बता दिया जाएगा, चैप्टर वाइज रहेगा मैथ वहाँ पर, ठीक है। अभी तो प्रैक्टिस सेट ही चलाया जाता है। तो चलिए अपने मतलब जीएस को हम डेली लेकर आते हैं और आज भी लेकर आए हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि जीएस के जो इसके पहले जो SSC GD में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं के बेसिस पर या कुछ वही एग्जैक्ट क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, क्योंकि हमें ये पता चलना चाहिए कि मतलब पहले क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए दिया आपका अमेरिका, ऑप्शन बी दिया ब्रिटेन, ऑप्शन सी दिया है कनाडा और ऑप्शन डी दिया आपका आयरलैंड। तो किसकी बात कर रहा है, मूल अधिकार की बात कर रहा है, किसकी, मूल अधिकार की, ठीक। तो अगर पूछे मूल अधिकार को कितने मतलब भारत के संविधान के किस भाग में रखा गया है, तो भाग कौन सा, भाग 3 है। भाग 3 क्या है, मूल अधिकार है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कौन सा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक है, मतलब मूल अधिकार अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो भाग 1 की बात करते क्या है, उसमें राज्य और संघ के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 1 से 4 तक है। और भाग 2 की बात करें तो आपका नागरिकता दिया गया है, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, उसमें 5 से 11 तक है। और भाग 3 की बात करें तो भाग 3 की बात करें तो इसमें क्या, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो पूछा भारतीय संविधान में मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो अगर पूछे मूल अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया, तो लिया गया आपके अमेरिका के संविधान से। कहाँ से, अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ने दिया आपका कुणाल, ऑप्शन बी दिया आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी दिया आपका बिंदुसार और ऑप्शन डी दिया आपका अशोक। किसकी बात करें, मौर्य साम्राज्य की। पूछे अगर से मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर पूछे इनकी राजधानी क्या थी, तो इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। क्या थी, इनकी राजधानी थी आपकी पाटलिपुत्र, ठीक है। इनके अगर पूछे इनके प्रधानमंत्री कौन थे, इनके प्रधानमंत्री कौन थे, तो थे आपके आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य, इन्होंने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। आचार्य चाणक्य का और मतलब नाम क्या मिलता है, तो इनका नाम था आपका विष्णुगुप्त। क्या मिलता है, विष्णुगुप्त मिलता है। और इन्हें क्या कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। और अगर पूछे आचार्य चाणक्य को क्या कहा जाता है, तो इसने भारत का क्या कहा जाता है, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली, भारत का मैकियावेली के नाम से किसे जाना जाता है, यह जाना जाता है आपके किसको, आचार्य चाणक्य, जो कि आपके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। अगर पूछे इनकी पत्नी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था दुर्धरा। क्या था, दुर्धरा इनकी पत्नी का नाम है, ठीक है।
अगर हम चड़क की बात करें, चड़क की एक पुस्तक है, कौन सी पुस्तक है? पुस्तक है आपका अर्थशास्त्र। पुस्तक क्या नाम है? अर्थशास्त्र, जो कि आप किससे संबंधित थी? ये थी अब राजनीति से संबंधित थी। ये पुस्तक किससे संबंधित थी? राजनीति से संबंधित थी। मौर्य साम्राज्य के मतलब समय की बात करें, कब से कब तक मौर्य साम्राज्य रहा था? ये रहा था आपका 323 BC से 185 BC तक। 323 BC से 185 BC तक कौन था? आपका मौर्य साम्राज्य था। ठीक है। अगर पूछे चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, इनका था आपका लगभग 322 BC से 322 BC से 298 BC तक। 298 BC तक किसका शासनकाल था? आपके चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इनकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। इनके प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य थे। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र नाम था, जो कि आपके किससे संबंधित थे? राजनीति से संबंधित थी। ठीक है। आचार्य चाणक्य का और नाम मतलब और क्या नाम, अन्य नाम क्या मिलता है? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य, भारत का मैकियावेली। चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का क्या नाम था? दुर्धरा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, रोज उत्सव निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी दिया आपका चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिया पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया आपका त्रिपुरा। किसकी बात कर रहा है? रोज उत्सव। रोज उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है कहाँ पर? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। ठीक है। अगर पूछे चंडीगढ़ में और कौन कौन से उत्सव मनाए जाते हैं, यहाँ पर एक है आपका कैकटस उत्सव। क्या है? कैकटस उत्सव। पूछे कहाँ मनाया जाता है? कैकटस उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके चंडीगढ़ में ही मनाया जाता है। एक है आपका गुलदाउदी महोत्सव। गुलदाउदी उत्सव पूछे कहाँ मनाया जाता है? तो ये भी आपके चंडीगढ़ में ही मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, समझौता एक्सप्रेस भारत और डैश के बीच चलती है। ऑप्शन दिया बांग्लादेश, ऑप्शन बी दिया श्रीलंका, ऑप्शन सी दिया आपका नेपाल और ऑप्शन डी दिया आपका पाकिस्तान। तो बांग्लादेश समझौता एक्सप्रेस ना, क्या है? समझौता एक्सप्रेस। समझौता एक्सप्रेस भारत और पूछे किसके बीच चलती है? तो चलती है पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच। और कौन सी एक्सप्रेस है जो इनके बीच चलती है? देखोगे आपका समझौता एक्सप्रेस, देखोगे आपका थार एक्सप्रेस। क्या है? थार एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? अभी आपके भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। भारत और बांग्लादेश के बीच बात करें कौन कौन सी एक्सप्रेस चलती हैं? यहाँ चलती है आपकी मैत्री एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस। एक है आपका बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और एक है आपका मिताली एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। ये किसके किसके बीच है? ये तीनों आपके भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से हैं? मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, मिताली एक्सप्रेस। ये तीनों आपके बांग्लादेश और भारत के बीच है। थार एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच है। एक बस सेवा भी शुरू की गई थी, इसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सदा-ए सरहद। क्या था? सदा-ए सरहद, सदा-ए सरहद। ये क्या है? बस सेवा है, मतलब बस चलाई गई थी, बस सेवा। किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सदा-ए सरहद बस सेवा शुरू की गई थी। ठीक। तो क्वेश्चन पूछा था समझौता एक्सप्रेस तो पाकिस्तान और भारत के बीच चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या दिया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद 33, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद 34 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुच्छेद 35। ठीक। तो अगर फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न से किस अनुच्छेद में दिया गया? दिया गया आपका अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा, अगर पूछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहे हैं, तो आपका अनुच्छेद 32 को ही कहे हैं। ठीक है। किसको? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को ही क्या कहे हैं? संविधान की
आत्मा कहे हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 में क्या हो गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अगर पूछे अनुच्छेद 33 की बात करें, अनुच्छेद 33 की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकारों को सीमित कर सकती है। जो आपके अगर पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कौन, संसद आपकी सेना, मीडिया और गुप्तचर के जो मूल अधिकार उसे सीमित कर सकती है। ठीक है, इसकी शक्ति किस में दी गई है, अनुच्छेद 33 में दी गई है। अगर पूछे अनुच्छेद 34 की बात करें तो अनुच्छेद में 34 में बताया गया कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है, किसमें बताया गया, अनुच्छेद 34 में बताया गया है। और अनुच्छेद 35 की बात करें, किसकी, अनुच्छेद 35 की बात करें तो इसमें अनुच्छेद 35 में बताया गया कि भाग 3 में यानी मौलिक अधिकार में दिए गए मूल अधिकार को लागू होने की विधि पर चर्चा। मतलब अनुच्छेद 35 में जो भाग 3 मतलब मूल अधिकार में दिए हुए जो मूल अधिकार हैं उन पर चर्चा के मतलब उनके विधि के ऊपर चर्चा के बारे में बताया गया, किसमें, अनुच्छेद 35 में आपको बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ऑप्शन ए दिया आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया आपका उत्तराखंड, ऑप्शन सी दिया आपका महाराष्ट्र और ऑप्शन डी दिया आपका उत्तर प्रदेश। तो भारत का वह राज्य जो सर्वाधिक राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है। यानी अगर पूछे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ ही एक यूटी के साथ भी यानी एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी ये अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अगर हम पूछे उन राज्यों की बात करें कौन कौन से राज्य हैं, एक हो गया आपका उत्तराखंड, एक हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एक हो गया आपका हरियाणा, कौन हो गया, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के बाद अगर हम बात करें क्या हो जाएगा, राजस्थान, क्या हो जाएगा, राजस्थान। फिर इसके बाद हो जाएगा मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद बात करें तो इसके बाद हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक, फिर है आपका झारखंड, झारखंड के बाद आपका बिहार, बिहार। ठीक, कितने राज्य हो गए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। टोटल आपके कितने राज्य हो गए, टोटली आपके 8 राज्य हो गए। और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली है। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली। ठीक, तो 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश का कौन मतलब किसकी सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। ठीक, जो कि आपके भारत का सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, आपका उत्तर प्रदेश हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिया आपका असम, ऑप्शन बी दिया मेघालय, ऑप्शन सी दिया आपका आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका राजस्थान। तो किसकी बात कर रहा है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, तो आपके आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, और यहाँ पर कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, एक है आपका श्री वेंकटेश्वर, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ है, ये सब आपके आप कहाँ पर है, ये आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सुदर्शन झील का निर्माण डैश ने कराया था। ऑप्शन ने दिया आपका बिंदुसार, ऑप्शन बी दिया आपका पुष्यगुप्त, ऑप्शन सी दिया अशोक और ऑप्शन डी दिया आपका विष्णुगुप्त। तो सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण अगर पूछे किसने कराया था, तो कराया थे आपके पुष्यगुप्त। किसने, पुष्यगुप्त। अगर पूछे पुष्यगुप्त कौन थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे, राज्यपाल थे। कौन थे, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल थे। इन्होंने ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, अगर पूछा सुदर्शन झील का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो मिलता है आपका जूनागढ़ अभिलेख में। किसमें,
जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में आपके किसका उल्लेख मिलता है? आपके सुदर्शन झील का उल्लेख मिलता है। अगर पूछे जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? जारी कराया था आपका रुद्रदामन। रुद्रदामन ने जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख जारी कराया था किसने? रुद्रदामन ने जारी कराया। और जूनागढ़ अभिलेख में ही आपके सुदर्शन झील का निर्माण सुदर्शन झील के बारे में मिलता है। ठीक, सुदर्शन झील का उल्लेख कहाँ मिलता है? आपके जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख का मतलब ये जूनागढ़ अभिलेख किसने जारी कराया था? तो कराया था रुद्रदामन ने कराया था। किसने कराया? रुद्रदामन ने कराया था। अगर सुदर्शन झील कहाँ पर है? आपके सौराष्ट्र गुजरात में है। कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में है। सौराष्ट्र गुजरात में कहाँ पर सुदर्शन झील कहाँ पर है? सौराष्ट्र गुजरात में है। ठीक है, और ये मतलब किसमें उल्लेखित है? ये जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है। ठीक है, और पूछेगढ़ से जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख है। ठीक है, पहला अभिलेख है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, मूल अधिकार को डैश श्रेणियों में बांटा गया था किंतु वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कितने श्रेणियों में बांटा गया था? ऑप्शन ने दिया 7, ऑप्शन बी दिया 8, ऑप्शन सी दिया 10 और ऑप्शन डी दिया आपको 12। तो मूल अधिकार को अगर पूछे कितने श्रेणियों में बांटा गया था? बांटा गया था आपको 7 श्रेणियों में बांटा गया। तो वर्तमान में कितने श्रेणी हैं? आपके 6 श्रेणी हैं। कौन सा श्रेणी इसमें नहीं है? आपका संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका नहीं है। ठीक है, अगर पूछे कौन कौन सा श्रेणी थे, पहले श्रेणी की बात करें तो एक है आपका समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। एक अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा की बात करें, दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। एक अनुच्छेद कहाँ से? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। ठीक है, और तीसरी श्रेणी की बात करें तो आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 22 की बात होगी आपका 23 से अनुच्छेद 24 तक। और चौथे श्रेणी की बात करें तो चौथा था आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ से कहाँ तक था? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक था। पांचवें श्रेणी की बात करें, पांचवें श्रेणी में शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और छठे श्रेणी की बात करें, छठा था आपका संपत्ति का अधिकार। किसका? संपत्ति का अधिकार। ये किस अनुच्छेद है? अनुच्छेद 31 में है। और सातवीं श्रेणी थी आपकी संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक किसमें? संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये किसमें है? अनुच्छेद 32 में है। ठीक, तो आपके 7 श्रेणियां में बांटे गए हैं किसको? मूल अधिकार को। पहला था समानता, समता एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। और पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। छठा है संपत्ति का अधिकार, इसे किसमें बताया गया? अनुच्छेद 31 में बताया गया है। और यही है जो वर्तमान में नहीं है, वही वर्तमान में आपका मूल अधिकार नहीं है। और सातवें की बात करें संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन ने दिया आष्टकनी, ऑप्शन बी है वितस्ता, ऑप्शन सी दिया आपका पौरुषणी और ऑप्शन डी दिया विपाशा। किसके बात है? झेलम नदी का। झेलम नदी का पीछे प्राचीन नाम क्या है? ये आपका वितस्ता है। क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम वितस्ता, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। आष्टकनी अगर पूछे किस नदी का प्राचीन नाम है तो आपके चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। किसका? चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? आष्टकनी है। पौरुषणी की बात करें तो आपके रावी नदी का प्राचीन नाम है। विपाशा की बात करें तो आपके ब्यास नदी का प्राचीन नाम है।
किसकी, ब्यास नदी का। यह है आपका रावी नदी का, परोसड़ी बिपाशा ब्यास नदी का, अस्किनी चिनाब नदी का, वितस्ता झेलम नदी का प्राचीन नाम है। यहीं पर देखिए आपका सतलज नदी। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, देखिए सतुद्री। इसे किस नाम से जाना जाता था, सतुद्री के नाम से जाना जाता था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि डैश में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य आपके कहते हैं विजयी रहे। तो ऑप्शन यदि आपका 308 बीसी में हुआ था, या 310, 302 या 305 बीसी में। तो मतलब कब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था, तो हुआ था आपके 305 बीसी में। कब, 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सेल्यूकस निकेटर आपका हार गया था और चंद्रगुप्त मौर्य यह युद्ध जीत लिए थे। ठीक है, और सेल्यूकस निकेटर हारने के बाद अपने बेटी कार्नेलिया अर्थात हेलेना, क्या नाम था, कार्नेलिया अर्थात हेलेना भी इसका नाम मिलता है, हेलेना। ठीक है, कार्नेलिया का विवाह किससे कर दिए, आपके चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिए। कौन, सेल्यूकस निकेटर की यह पुत्री थी। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर की बेटी क्या नाम था, कार्नेलिया या हेलेना। और इसका विवाह इन्होंने युद्ध हारने के बाद किससे कर दिया, चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। अब पूछे हेलेना का पुत्र कौन हुआ, तो हुआ था आपका जस्टिन। हेलेना का पुत्र कौन था, जस्टिन था। ठीक, और इन्होंने विवाह किया और इसके साथ एक दूत भी भेजे थे। किसने, दूत का क्या नाम था, उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, इनके साथ आपके एक दूत भेजा, क्या नाम था, मेगास्थनीज। ठीक, मेगास्थनीज। और इन्होंने 4 शहर मतलब 4 साम्राज्य इन्होंने दहेज में दिए थे, 4 शहर इन्होंने दहेज में दिए थे। कौन कौन से शहर थे, एक था आपका काबुल था, एक था आपका कंधार, एक था आपका मकरान। क्या हो गया, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात थे। कौन थे, हेरात। काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, इन्होंने 4 मतलब क्षेत्र जो आपके किसे, चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने दहेज में दिया था। ठीक है, और एक दूत साथ में भेजा था कि जो इसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बुक का नाम पूछे क्या है, मेगास्थनीज के बुक का नाम क्या है, इनके बुक का नाम है आपका इंडिका। क्या है, इंडिका। अगर पूछे इंडिका मतलब जो पुस्तक थी, इससे आपको क्या मिलती थी, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में किसके बारे में बताया गया है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है, पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में पूछे किसमें बताया गया है, तो बताया गया आपके इंडिका पुस्तक, जो कि आपकी किसकी पुस्तक थी, ये थी आपके मेगास्थनीज की पुस्तक थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, विधि के समक्ष समता अर्थात कानून के सामने सब समान है, यह व्यवस्था ली गई है। विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समानता अर्थात कानून के सामने सब समान है, यह व्यवस्था कहाँ से ली गई है। ऑप्शन दिया अमेरिका से, ऑप्शन भी दिया ब्रिटेन से, ऑप्शन सी दिया आयरलैंड से, और ऑप्शन डी दिया रूस से। तो विधि के समक्ष समानता अगर पूछे कहाँ से लिया गया, तो लिया गया ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। और यही बात करें विधि के समक्ष समता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ली गई आपके अमेरिका से। क्या चीज़, कानून के समक्ष, कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, की व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो ली गई आपके अमेरिका यानी यूएसए से। ठीक है, विधिक समझ समानता ब्रिटेन से, जबकि कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था यूएसए से ली गई है। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, सिंधु नदी का उत्पत्ति स्रोत निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए दिया शेषनाग झील, ऑप्शन बी दिया बारालाचला दर्रा, ऑप्शन सी दिया मानसरोवर झील, और ऑप्शन डी दिया आपको रोहतांग दर्रा। तो किसकी बात कर रहा है, सिंधु नदी की बात कर रहा है। अगर फिर सिंधु नदी का उत्पत्ति स्रोत कहाँ से है, मतलब कौन सा है, जबकि मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलती है सिंधु नदी, मानसरोवर झील कहाँ पर है, तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है।
यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है कि मानसरोवर झील से, झील मतलब कहाँ पर है आपको, तिब्बत में। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कुछ सिंधु नदी निकलती है, ठीक। अगर पूछे शेषनाग झील से कौन सी नदी निकलती है, तो निकलती है कोई झेलम नदी, झेलम नदी। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, शेषनाग झील से। ये कहाँ पर है, आपके जम्मू कश्मीर में। बारालाचला दर्रा की बात करें, कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में। अब बारालाचला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, हाँ निकलती है आपकी चिनाब नदी। कौन सी नदी है, चिनाब नदी है। कहाँ पर है आपके, मतलब बारालाचला दर्रा कहाँ पर है, आपके हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा की बात करें, रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है आपकी रावी नदी। कौन सी नदी, रावी नदी। ये भी है, रोहतांग दर्रा भी कहाँ पर है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। यही से बात करें, अगर पूछे ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती है कि ब्यास कुंड से। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है, ब्यास नदी निकलती है। अगर पूछे ब्यास कुंड कहाँ पर है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। यही बात करें अगर सतलज नदी की, ये कहाँ से निकलती है, निकलती है आपको राकस ताल से। इसे राकस ताल या राकस झील बोलते हैं। राकस झील से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, सतलज नदी। ये कहाँ पर है, तो ये आपके तिब्बत में है। कहाँ पर है, तिब्बत में है, ठीक है। तो क्या हुआ, पूछा था सिंधु नदी का उत्पत्ति स्रोत कहाँ पर है, आपको मानसरोवर झील कहाँ पर है, आपके तिब्बत में है। शेषनाग झील से आपके झेलम नदी निकलती है, वो कहाँ पर है, शेषनाग झील कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में है। बारालाचला दर्रा की बात करें, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और बारालाचला दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, चिनाब नदी निकलती है। रोहतांग दर्रा की बात करें, कहाँ पर है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। और रोहतांग दर्रा से कौन सी नदी निकलती है, रावी नदी निकलती है। ब्यास कुंड की बात करें तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, आपकी ब्यास नदी निकलती है। राकस झील की बात करें तो ये आपके तिब्बत में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, सतलज नदी निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिया आपका अमृतसर, ऑप्शन बी दिया आपका हैदराबाद, ऑप्शन सी दिया आपका गुवाहाटी, और ऑप्शन डी दिया आपका भुवनेश्वर। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछे कहाँ पर है, तो ये आपके अमृतसर में है। कहाँ पर, अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में। कहाँ पर है, अमृतसर पंजाब में। कौन सा है आपका, श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। अगर हम पूछे हैदराबाद की, हैदराबाद में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, तो यहाँ पर आपका राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, आपके हैदराबाद में है। गुवाहाटी की बात करते हैं, यहाँ के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदुलाई हवाई अड्डा, क्या नाम है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई, गोपीनाथ बरदुलाई हवाई अड्डा। भुवनेश्वर की बात करते हैं, यहाँ का बीजू पटनायक हवाई अड्डा, बीजू पटनायक, बीजू पटनायक हवाई अड्डा कहाँ पर है, भुवनेश्वर में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। ऑप्शन दिया थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन बी दिया का पीनियल ग्रंथि, ऑप्शन सी दिया का पीयूष ग्रंथि, और ऑप्शन डी दिया का अधिवृक्क। तो जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तो मनुष्य में निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा कैल्सीटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, ये होता है आपके थायराइड ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा, थायराइड ग्रंथि द्वारा, ठीक है। अगर पूछे पीनियल ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन का स्राव होता है, ये होता है का मेलोटोनिन द्वारा, मेलोट्रोनिन हार्मोन है। कौन सा है, मेलोटोनिन, ठीक है, मेलोटोनिन, ठीक है। तो ये आपका हार्मोन्स है, ठीक है। और ऊपर पूछे पीयूष ग्रंथि द्वारा किस हार्मोन्स का स्राव होता है, तो होता है ऑक्सीटोसिन। क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा। अधिवृक्क के द्वारा कौन सा मतलब हार्मोन्स का स्राव होता है, तो होता है एल्डोस्टेरॉन के द्वारा। अरे कौन सा हार्मोन्स है, एल्डोस्टेरॉन, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया कि तुलबुल परियोजना में से किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना है। किस नदी पर है? ऑप्शन दिया झीलम नदी, ऑप्शन बी दिया सिंधु नदी, ऑप्शन सी दिया आपको चिनाब नदी, और ऑप्शन डी दिया आपको किशन गंगा नदी। ठीक है, किसकी बात करें? तुलबुल परियोजना की बात करें। तुलबुल अगर पूछे तुलबुल परियोजना कहाँ पर है? आपके झेलम नदी में है। कहाँ पर है? झेलम नदी पर है। ये कहाँ पर? आपके जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी पर पूछे और कौन सी परियोजना है, तो यहाँ पर है आपका उरी परियोजना। उरी परियोजना, उरी परियोजना भी कहाँ पर है? अभी आपके झेलम नदी पर है। और सिंधु नदी की बात करें तो यहाँ पर आपका नीमो बजागो परियोजना, नीमो बजागो परियोजना। नीमो बजागो परियोजना कहाँ है? ये भी आपके सिंधु नदी पर। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक है, चिनाब नदी की बात करें यहाँ पर है आपके दुलहस्ती परियोजना। क्या है? दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना है। एक है आपके बगलीहार परियोजना, बगलीहार परियोजना। एक है आपका सलाल परियोजना। ये सब कहाँ है? आपके चिनाब नदी पर है। किशन गंगा नदी की बात करें, किशन गंगा नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी है, ये आपके झेलम की सहायक नदी है। इसकी झेलम की सहायक नदी है। इसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? इसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। नीलम नदी के नाम से कहाँ पर जाना जाता है? पाकिस्तान में जाना जाता है। किस नदी के नाम से? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछे किशन गंगा नदी पर कौन सा परियोजना है, तो यहाँ पर किशन गंगा परियोजना है। किशन गंगा परियोजना, परियोजना किशन गंगा परियोजना किस नदी पे है? किशन गंगा नदी पे। इसे पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। ये किसकी सहायक नदी है? आपके झेलम की सहायक नदी है। ये सब जितने परियोजना लिखाए गए हैं सब आपके कहाँ पर है? सब आपके जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? J&K में, यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, झेलम नदी पर कौन कौन सा तुलबुल परियोजना है? उरी परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सिंधु नदी पर नीमो बजागो परियोजना कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। चिनाब नदी पर दुलहस्ती, बगलीहार, सलाल परियोजना तीनों कहाँ पर है? आपके जम्मू कश्मीर में है। किशन गंगा नदी पर किशन गंगा परियोजना ये भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में ही है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है? ऑप्शन दिया नैनी झील उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया आपका चिल्का झील उड़ीसा, ऑप्शन सी दिया आपका वुलर झील कश्मीर, और ऑप्शन डी दिया आपका वेमुनाथ झील महाराष्ट्र। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर, यानी एक ऑप्शन सी सही है। चिल्का झील वाले सबसे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में, यह भी आपकी सही है। नैनी झील की बात करें, यह भी आपको उत्तराखंड में है। लेकिन आपको वेमुनाथ झील की बात करें, भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कहाँ पर है? ये आपके केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है, न कि महाराष्ट्र में, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। वेमुनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ पर है? आपके केरल में है। ठीक है, ऑप्शन अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया? ऑप्शन दिया आपको हुंडई सेंटा फी, ऑप्शन बी दिया टाटा सुमो, ऑप्शन सी दिया आपका हुंडई सेंट्रो, ऑप्शन डी दिया आपका टाटा सफारी। मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर, किसके नाम पर? मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया? तो रखा गया आपका टाटा सुमो का नाम। किसका नाम रखा गया है? टाटा सुमो का नाम, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया रांची, ऑप्शन बी दिया देहरादून, ऑप्शन सी दिया नई दिल्ली, और ऑप्शन डी दिया देहरादून, ऑप्शन डी दिया रायपुर। ठीक है, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? आपके देहरादून में स्थित है। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।